आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीमेन एनालिसिस के बारे में। बेसिकली सेमिनल फ्लूइड जो होता है वो इनफर्टिलिटी को इवेलुएट करने के लिए बहुत ही अच्छा स्पेसिमेन होता है। सीमेन एग्जामिनेशन इंटीग्रल पार्ट है आपका इनफर्टिलिटी को इवेलुएट करने के लिए। सीमेन बेसिकली कंसिस्ट होता है स्पर्मेटोजोआ का, जो कि 5% आपका प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ सेमिनल प्लाज्मा भी। जो सीमेन होता है ओवरऑल उसमें सेमिनल प्लाज्मा का कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसमें 5% ही स्पर्मेटोजोआ सस्पेंडेड होता है। अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द सीमेन वॉल्यूम इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स। जो ओवरऑल सेमिनल फ्लूइड है उसमें 60% जो आपका कंपोजिशन होता है वो सेमिनल वेसिकल से रिलीज होने वाला स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड होता है, या वो न्यूट्रल भी हो सकता है, जो कि डीप पिगमेंटेड होता है। इसका पिगमेंटेड होने का रीज़न होता है फ्लेविन कंटेंट की वजह से। उसमें फ्लेविन कंटेंट होता है जिसके वजह से वो डीप पिगमेंटेड होता है। प्रोस्टेट कंट्रीब्यूट्स 20% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन विच इज़ स्लाइटली एसिडिक। जो प्रोस्टेट से 20% सीमेन आपका रिलीज होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, उसका pH 6.5 होता है। इसका रीज़न है सिट्रिक एसिड का प्रेजेंस। इट इज़ ऑल्सो रिच इन प्रोटियोलिटिक एंजाइम एंड एसिड फॉस्फेटेज। जो आपका प्रोस्टेट से 20% आपका सेमिनल फ्लूइड निकलता है उसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स और एसिड फॉस्फेटेज भी होते हैं। इन्हीं सारे एसिड्स के कंपोजिशन की वजह से जो उसका पीएच होता है वो 6.5 होता है। द एवरेज सीमेन वॉल्यूम इज इन एन एजैकुलेशन इज 1 to 5 ml। एक एजैकुलेशन में जो आपका सीमेन का वॉल्यूम होता है 1 to 5 ml होता है। सीमेन फ्रॉम वन एजैकुलेशन कंटेंट अराउंड 40 to 150 मिलियन स्पर्म्स पर ml। इसमें ज़रा सा मिस्टेक है इस स्लाइड में। सीमेन जो होता है वन एजैकुलेशन में लगभग लगभग 40 to 150 मिलियन स्पर्म पर ml में कंटेन किए होता है। इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में एक चार्ट बना करके थोड़ा समराइज़ किया है कि सबसे पहले जो हमारा सेमिनल फ्लूइड होता है पूरा का कंपोजिशन कहाँ कहाँ से आपका कितना परसेंटेजेस कौन कौन से ग्लैंड से है, एंड उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट हमारा टेस्टिस से हमारा 2 to 5% जो हमारा स्पर्मेटोजोआ का कंपोजिशन है वो आता है। अराउंड 200 to 500 मिलियन स्पर्मेटोजोआ जो कि टेस्टिस प्रोड्यूस करता है हमारा, ठीक है। सेमिनल वेसिकल से 65 to 75% या 60 to 75% भी हम ले सकते हैं आपका रिलीज होता है सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल प्लाज्मा। सीट्रेट, एमिनो एसिड, फ्लेविन्स, एंजाइम्स, फ्रक्टोज ऑफ सीमेन, ये सारी चीज़ें सेमिनल वेसिकल से रिलीज होने वाले फ्लूइड में प्रेजेंट होती हैं। जो कि जो फ्रक्टोज होता है वो बेसिकली एनर्जी का सोर्स होता है स्पर्म के लिए। प्रोस्टेट से 25 to 30 या हम 20 to 30% भी ले सकते हैं। उसमें सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेज, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिंक एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जिंक जो होता है वो इस हेल्प करता है क्रोमेटिन में जो डीएनए होता है उसको स्टेबलाइज करने में। तो जिंक का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इनफर्टिलिटी में। फिर आता है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जहाँ से लेस देन 1% हमारा म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस जो होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी जो होती है उसको सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू जब वो स्विम करके जाता है तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। अब सैंपल कलेक्शन का क्या प्रोसीजर है? फर्स्ट है मास्टरबेशन बाय यूजिंग लुब्रिकेंट फ्री कॉन्डम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इजैकुलेशन स्टिमुलेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी इस्तेमाल करते हैं इजैकुलेशन के लिए। प्रिकॉशंस क्या क्या लेते हैं कलेक्टिंग सैंपल्स का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करेक्ट रिपोर्ट के लिए। तो फर्स्ट है कि पेशेंट को आपको कहना है कि पेशेंट को अल्कोहल, कैफ़ीन एंड ड्रग्स ये सब अवॉइड करने हैं जब भी सैंपल कलेक्ट होना है, उससे 2 से 5 दिन पहले से। आस्क पेशेंट टू अवॉइड इजैकुलेशन फॉर 2 to 5 days बिफोर द टेस्ट। कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी और इजैकुलेशन नहीं करना होता है 2 से 5 दिन तक। ये उसको प्रोलॉन्ग भी नहीं खींचना होता है कि 8 वीक्स हो चुके हैं या 4 वीक्स हो चुके हैं, 2 वीक्स हो चुके हैं इजैकुलेशन किए हुए,
उस कंडीशन में भी जो स्पर्म की एक्टिविटी होती है, जो एक्टिव स्पर्म की काउंटिंग होती है वो कम हो जाती है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा गैपिंग भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, 2 टू 5 डेज़ का गैप होना चाहिए टेस्ट से पहले। The semen must be delivered to the diagnostic center within 30 to 60 minutes of leaving the body. बॉडी को लीव करने के बाद 30 टू 60 सेकेंड्स के अंदर ही जो आपका सैंपल है वो लेबोरेटरी पहुंच जाना चाहिए। बिकॉज हम लोग जो लिक्विफिकेशन का टाइम है, जब इजैकुलेशन का जस्ट टाइम जब सैंपल कलेक्ट किया गया होता है इजैकुलेशन के बाद, उसी के जस्ट बाद हम टाइमिंग स्टार्ट कर देते हैं काउंट करने के लिए कि उसके लिक्विफिकेशन की टाइमिंग क्या है। सो ज़्यादातर इसी वजह से जो सैंपल्स होते हैं वो क्लिनिक में ही आपका कलेक्ट करके तुरंत डायग्नोस्टिक्स जो कि क्लिनिक में होता है उसी को सेंड कर दिया जाता है। अदरवाइज ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर्स या फिर ऐसे जगह पे पेशेंट को सैंपल कलेक्ट करने के लिए कहते हैं जो कि अब लेबोरेटरी से 30 मिनट्स की दूरी पे हो। ज़्यादातर जो सैंपल्स होते हैं, सीमेन का जो सैंपल होता है उसको बॉडी टेम्परेचर पे ही रखना होता है, बिकॉज अगर हम उसको रेफ्रिजरेट करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा सैंपल। अब वाई दिस टेस्ट इज़ डन, ये टेस्ट क्यों करते हैं? तो सबसे पहला रीज़न है इनफर्टिलिटी का कॉज या फिर इनफर्टिलिटी को चेक करने के लिए। दूसरा है कि जब कोई मैन वैसेक्टॉमी कराते हैं तो उसके सक्सेसफुल वो कितना हुआ है उसको चेक कराने के लिए भी सीमेन का एनालिसिस कराया जाता है। बेसिकली जो वैसेक्टॉमी कराते हैं स्पर्म की काउंटिंग ज़ीरो होती है उनमें, बट उसका सक्सेसफुल रेट कितना है वो चेक करने के लिए हमारा सीमेन एनालिसिस करवाया जाता है। तो जो वेसेक्टॉमी होती है बेसिकली उसके वेसेक्टॉमी के 8 वीक्स के बाद, आफ्टर 8 वीक्स ऑफ वेसेक्टॉमी आपका जो सीमेन का एनालिसिस है पेशेंट का वो कराया जाता है। अब एनालिसिस में हम बेसिकली करते क्या है, तो सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन। जो सीमेन का फिजिकल एग्जामिनेशन है वो किया जाता है। तो पीएच जो सीमेन का होता है वो हमारा 7.1 टू 8.0 होता है। एबनॉर्मली हाई और लो पीएच जो होता है वो स्पर्म को किल कर सकता है, या फिर उनकी जो एबिलिटी होती है मूव करने की, पेनिट्रेट करने की एग्स को, उसको कम कर सकता है। वॉल्यूम 1 to 5 ml पर इजैकुलेशन। एबनॉर्मल जो हाई और लो सीमेन है वो आपका इनफर्टिलिटी के वजह से या फिर फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स के वजह से होता है। विस्कोसिटी विस्कोसिटी चेक करने के लिए सीमेन को पोर किया जाता है और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल कराया जाता है। अगर वो ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल कर रहा है तो दैट मीन्स उसका विस्कोसिटी नॉर्मल है। इंक्रीज विस्कोसिटी आपका जो स्पर्म की मोटिलिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से होती है। लिक्विफिकेशन लिक्विफेक्शन जो है हमारा वो जो सैंपल हम जब कलेक्ट करते हैं उसके 30 मिनट्स, यूजुअली 30 मिनट्स उसकी नॉर्मल होती है। विद इन 30 मिनट्स आपका लिक्विफेक्शन हो जाता है। लिक्विफेक्शन आपका प्रोसेस है जो कि जब सेमिनल फ्लूइड सैंपल हम कलेक्ट करते हैं तो वो आपका जेल फॉर्म में होता है। जेल फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आने में उसको कितना टाइम लगता है वो आपका लिक्विफेक्शन टाइम है। तो लिक्विफेक्शन टाइम ज़्यादातर 30 मिनट्स यूजुअली होता है, उसकी नॉर्मल वैल्यू लेस देन 60 मिनट्स होता है। एबनॉर्मल जो लिक्विफेक्शन टाइम है वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सबसे पहला आता है हमारा स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंटिंग जो कि मैनुअली भी हम कर सकते हैं और ऑटोमेटेड मेथड से भी किया जाता है। ज़्यादातर लेबोरेटरीज़ अभी भी मैनुअल मेथड ही इस्तेमाल करती हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो है न्यूबर्स चैम्बर, जो हमारा हम यूज़ करते हैं आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी काउंटिंग के लिए, जिसको हम न्यूबर हीमोसाइटोमीटर के नाम से भी जानते हैं। डाइल्यूटिंग सोल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट 5 ग्राम, फॉर्मलिन 1 ml, डिस्टिल वाटर 100 ml का कंपोजिशन। काउंटिंग के लिए हम जहाँ पे आरबीसी की काउंटिंग करते हैं मिडिल में जो 5 स्क्वायर्स होते हैं उसमें जो फॉर्मूला होता है उसके लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ स्पर्म काउंटिंग 25 स्क्वायर्स, जो दोनों साइड पे जो हम स्पर्म की काउंटिंग करते हैं उसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं डाइल्यूशन फैक्टर से, और ओवरऑल सबको डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम इनटू 1000, या वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से।
नॉर्मल जो हमारी वैल्यू होती है, वो काउंटिंग होती है, वो 20 टू 150 मिलियंस पर एमएल होती है। और वेसेक्टोमी के केस में ज़ीरो होनी चाहिए स्पर्म की काउंटिंग। जो अलग-अलग हम कह सकते टर्म्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा 10 टू 20 मिलियंस पर एमएल अगर थोड़ा-सा कह सकते हैं कि कम है, स्पर्म की काउंटिंग थोड़ी-सी कम है, उस कंडीशन को हम माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा सेवियर ओलिगोस्पर्मिया 0 टू 5 मिलियंस पर एमएल जो उसकी काउंटिंग है। नेक्रोज़ोस्पर्मिया स्पर्म की प्रेज़ेंट है बट वो इम्मोबाइल है, यानी कि इनएक्टिव है। तो उसको हम उस कंडीशन को हम नेक्रोज़ोस्पर्मिया कहते हैं। फिर लास्ट हमारा एज़ोस्पर्मिया का केस, जिसमें स्पर्म की काउंटिंग जो होती है वो ज़ीरो होती है। मोटिलिटी फिर हम सेकंड जो चेक करते हैं वो हमारा है मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। इस कितने स्पर्म एक्टिव है और कितने इनएक्टिव है उसको हम चेक करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पूरे स्पर्म आपके इनएक्टिव हैं तो उस कंडीशन में भी इनफर्टिलाइजेशन सॉरी इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है? फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ज़्यादातर एटलीस्ट 60% जो स्पर्म होते हैं वो फॉरवर्ड मूवमेंट यानी एक्टिव शो करते हैं, वो मूव करते रहते हैं जब हम स्मीयर्स में देखते हैं। जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं सीमेन कलेक्शन के आफ्टर 60 मिनट्स तक लगभग-लगभग 50% आपके जो स्पर्म्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। अ ड्रॉप ऑफ लिक्विफाइड सीमेन, एक ड्रॉप हम लिक्विफाइड सीमेन का लेकर के प्री वार्म्ड स्लाइड पे हम रखते हैं एंड देन उसके बाद उसको कवर स्लिप से कवर कर देते हैं। एंड कवर स्लिप के चारों तरफ हम पेट्रोलियम का जो एक लेयर होती है उससे कवर कर देते हैं, ताकि जो हमारा स्पर्म है वो आपका जो सैंपल है वो बीज से निकले ना, और ना ही आपका जो सेमिनल फ्लूइड होता है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा आपका विस्कस होता है, जिसकी वजह से जो कवर स्लिप होती है वो फिसलती है। इसकी वजह से ही पेट्रोलेटम लगा के उसको कवर कर दिया जाता है, साइड साइड से उसके कॉर्नर्स को कवर कर दिया जाता है। काउंटिंग हम उसमें 200 स्पर्मेटोजोआ जो डेड हैं या फिर आपके जो एक्टिव है जो बैकग्राउंड में है उनको भी काउंट करके एटलीस्ट 200 स्पर्मेटोजोआ काउंट करते हैं एंड देन उसके बाद उसमें परसेंटेजेस निकालते हैं कि कितने एक्टिव हैं और कितने इनएक्टिव हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी में ही आता है, माइक्रोस्कोप में हम एग्जामिन करते हैं। तो नॉर्मल जो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी होती है वो होते हैं हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। डायग्राम में जैसा आप देख रहे हैं, सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है वो आपका एक्रोसोम है। एक्रोसोम जो होता है उसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एसिड फॉस्फेटेज या आपका हाइलुरोनिडेज होता है, अ, जो कि हेल्प करते हैं पेनिट्रेशन में, ओवा के पेनिट्रेशन में। ओवा को पेनिट्रेट करने के लिए ये सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें। फिर हमारा नेक है। नेक आपका शॉर्ट है, जो कि जो हेड है और जो मिडिल आपका पीस है उसको अलग करता है। देन उसके बाद टेल है। टेल आपका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्पर्म का। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में एबनॉर्मलिटीज़ में ज़्यादातर जो वो अलग अलग केसेस देखने मिलते हैं, किसी में टू हेड्स देखने मिलते हैं, किसी में टेल्स आपके डिवाइडेड होता है, किसी में टेल्स काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, तो अलग अलग एबनॉर्मलिटीज़ हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए निगारोसिन ईओसिन स्टेन जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। एक थिन स्मीयर प्रिपेयर करते हैं एंड उसको हम स्टेन करते हैं निगारोसिन ईओसिन स्टेन से। सो जो ये स्टेन होता है निगारोसिन, वो बैकग्राउंड को डार्क कलर कर देता है, मतलब बैकग्राउंड जो होता है वो हमारा डार्क कर देता है, बेस हमारा डार्क हो जाता है। बट जो हमारा स्पर्म होता है, जो एक्टिव स्पर्म होता है, वो आपका लाइट कलर अपीयर होता है। जो डेड होते हैं उनका जो वो ईओसिन को अडेप्ट कर लेते हैं, ईओसिन का जो कलर होता है उसको अडेप्ट कर लेते हैं, जिसके वजह से वो पिंक कलर के दिखाई देते हैं। एबनॉर्मलिटीज़ में इसमें कुछ कुछ एबनॉर्मल जो कंडीशंस रहते हैं, एबनॉर्मल जो आपके मॉर्फोलॉजी हैं वो इस डायग्राम में कुछ कुछ दिए हुए हैं। फिर हम चेक करते हैं वाइट ब्लड सेल्स एंड बैक्टीरिया। नॉर्मली जो आपका
सीमेन होता है उसमें वाइट ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। इन द केस ऑफ इन्फेक्शन वाइट ब्लड सेल्स एंड जो आपका बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंस का एक और रीज़न भी हो सकता है कि अगर सैंपल को सही तरीके से रखा नहीं गया, सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया, अगर सही जगह पे नहीं रखा गया या फिर जो सैंपल का कंटेनर है उसका माउथ जो है, उसका जो ढक्कन है वो ओपन है, तो उस कंडीशन में भी बैक्टीरिया कंटामिनेशन हो जाता है। फ्रक्टोज़ लेवल केमिकल एग्जामिनेशन में हम लोग आते हैं तो फ्रक्टोज़ लेवल भी चेक करते हैं। फ्रक्टोज़ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्पर्म के न्यूट्रिशन के लिए। सो अगर हम एवरेज स्पर्म में अगर जो एक इजैकुलेशन में अगर हम देखें तो एवरेज नॉर्मल वैल्यू फ्रक्टोज की 300 mg पर डीएल होती है। जो फ्रक्टोज के एब्सेंट में जो सीमेन होता है वो इंडिकेट करता है कि जो सेमिनल वेसिकल्स है वो एब्सेंट है या फिर सेमिनल वेसिकल्स में कोई ना कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आपका जो फ्रक्टोज है वो एब्सेंट है सेमिनल फ्लूइड में। रिसोर्सिनॉल रिएजेंट होता है जो कि यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है फ्रक्टोज को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये जो भी हमारा था फिजिकल एग्जामिनेशन आपका हुआ, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, ये ओवरऑल आपका स्पर्म के एनालिसिस में हेल्प करते हैं। ज़्यादातर आपका जो भी एनालिसिस है वो आपका मैनुअल तरीके से आज भी करे जाते हैं। ये था हमारा ऑल अबाउट सीमेन एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया या आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।